तो गाइस आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 14 के बारे में। और पिछला पार्ट जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था, उसमें हमने देखा शोंगजुन बेक ने अकेले ही हॉबिन और उसकी पूरी कंपनी को हरा दिया होता है फाइट में, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा खतरनाक बात है, जो बताती है शोंगजुन बेक कितना ज्यादा खतरनाक है। शोंगजुन तो हॉबिन और उसके साथ के लोगों को जान से मार ही डालता है, लेकिन हॉबिन उससे एंड में माफी मांग लेता है, इसलिए वो छोड़ देता है। लेकिन शोंगजुन बेक ने जो एक पॉलिटिशियन के ऊपर पहले हमला करवाया था, उस वजह से शोंगजुन बेक के पास कुछ पुलिस वाले आके उसे गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। लेकिन असल में वो पुलिस वाले असली पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि भेजे थे 244 ने, ताकि वो लोग शोंगजुन का पूरा खेल ही खत्म कर डालें। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब वो पुलिस वाले शोंगजुन को लेके जा रहे होते हैं तो अचानक से एक उनमें से शोंगजुन के पेट में चाकू मार देता है। ये देख के शोंगजुन को समझ आ जाता है ये शायद 244 की चाल है, इसलिए कहता है अच्छा तो इसके पीछे भी उस जिन्हो हरामजादे का हाथ है। इतने में ही ड्राइविंग सीट में बैठा पुलिस वाला उसके फोन में जो उसे 244 का कॉल आया है उसे स्पीकर पे लगाता है और 244 शोंगजुन को कहता है, ए शोंगजुन, ये मैं हूँ जिन्हो। तुझे पता है तुझे गाड़ी में बैठने से पहले चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन तू तो नकली पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया। तुझे पता है ना मैं किस तरीके का इंसान हूँ। लेकिन शोंगजुन के पेट में जो चाकू घुपा है वो पुलिस वाले का हाथ पीछे करते हुए कहता है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब तक मैं बच्चों के साथ खेल के थक गया था जिन्हो, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं जेल नहीं जा रहा हूँ। मेरा इंतजार कर, यहाँ का काम निपटा के मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये कहते हुए शोंगजुन अपने लेफ्ट साइड वाले बंदे के काफी सारे चाकू मार देता है। इसके बाद राइट वाले के मुंह पे अपना सर बजा देता है और सामने वाला बंदा जैसे ही शोंगजुन के चाकू मारता है, शोंगजुन अपने लेफ्ट साइड वाले को आगे ले आता है चाकू के सामने और सामने वाले के मुंह पे पड़ती है एक लात, जिससे वो कांच तोड़ के बाहर गिरता है। इतने में ही राइट वाला जिसके मुंह पे सर पड़ा था दोबारा से होश में आके शोंगजुन को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन शोंगजुन इसके मुंह पे भी एक कोहनी बजा के इसका खेल खत्म कर देता है। इन नकली पुलिस वालों को चाकू घोंपने की आवाज 244 को साफ सुनाई दे रही होती है फोन के स्पीकर में। इसलिए 244 कहता है, ओह मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। जब तू यहाँ पे पहुँचेगा तो हम साथ में बैठ के कॉफी पियेंगे। इतने में ही शोंगजुन ने ड्राइवर सीट में बैठे बंदे का भी गला घोट के उसको काफी बार घोप दिया होता है। इन सबको निपटाने के बाद जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलता है, एक का मुर्दा बाहर जाके गिरता है। 244 कहता है, वैसे शोंगजुन कुछ ऐसा है जो मैं तुझसे जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तू इसका जवाब देगा या फिर नहीं। मैंने सुना है याकुजास किसी फाइट से पहले अपने शरीर में सफेद पट्टियां लगाते हैं, ताकि किसी फाइट में अगर उनके चाकू घोपे जाए तो उनके शरीर के अंग बाहर ना गिरे। या उस तरीके का एक्शन मुझे तेरी तरफ से आज देखने को मिलने वाला है। शोंगजुन ने भी अपने पेट के हिस्से में वैसी ही पट्टियां लगा ली है और कार से बाहर आते हुए कहता है, तू जो बोल रहा है मैंने ये पहले नहीं सुना। अच्छा ऐसी बात है, लगता है जिसने मुझे ये बताया उसने मेरा बेवकूफ बना दिया। वैसे शोंगजुन अपने सामने का नजारा ध्यान से देख, तेरे सामने इस वक्त काफी सारे फॉरेनर्स होंगे है ना, और वो सारे के सारे तुझे मारने के लिए आए हैं। लेकिन चिंता मत कर, वो कोई ऐसे गैंगस्टर्स नहीं है जिन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। भले ही वो फाइट करने में इतने अच्छे नहीं, लेकिन वो जान लेने में माहिर हैं। उनकी इस खासियत की गारंटी मैं देता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए काम करते हैं। वैसे शोंगजुन मेरे काम को और ज्यादा मुश्किल मत बनाइयो, सीधा जा और जाके उनसे मर जा। शोंगजुन के सामने जो काफी सारे गैंगस्टर्स आ चुके हैं उनको मारने के लिए वो फोन जमीन में छोड़ता है और एक बंदे के ऊपर काफी बार चाकू घोंप देता है। दूसरी तरफ टेसन जू 244 को कहता है, तो शोंगजुन बेक से छुटकारा पाने का रास्ता है। हाँ, वो लोग शोंगजुन बेक का काम जल्दी खत्म कर देंगे और उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। बहुत बढ़िया, मैं जानता था मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ। वैसे मेरी पहचान कुछ न्यूज चैनल वालों से भी है और अब वक्त है उनसे एक आर्टिकल छपवाने का, जिसमें लिखा होगा शोंगजुन बेक एक 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर। उसने खुद को अपने ही हाथों से निपटा दिया क्योंकि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही थी। लेकिन क्या लोग इसके ऊपर यकीन करेंगे? लोग ज्यादातर भेड़ चाल में चलते हैं, वो उसी के ऊपर यकीन करते हैं जो वो देखते हैं, और उनको कुछ दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज और न्यूज आर्टिकल्स। इस मामले में पुलिस भी हमारा साथ देने वाली है, इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन तुमने कहा था शोंगजुन याकुजास की दुनिया का लेजेंड है, क्या वो इतनी आसानी से हार जाएगा? कम ऑन, मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना, जो लोग उसको मारने गए हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। होता भी यही है। प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं शोंगजुन जिसके चाकू मार रहा था, उसने एक ऐसी वेस्ट पहनी होती है जिसमें चाकुओं का कोई असर नहीं होता, और शोंगजुन को कहता है, मुझे $5000 मिलेंगे अगर मैं तुझे
तुझे मार देता हूँ, इससे मेरी फैमिली के पास काफी अच्छा पैसा हो जाएगा। लेकिन शोंगजुन इसके पेट में लात मार के इसी के हाथ से इसकी रॉड छीन के इसके मुंह पे बजा के इसको पीछे फेंक के कहता है, हरामजादे, अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुनाने की कोशिश मत कर, इससे चीजें बहुत ज्यादा बोरियत भरी हो जाती हैं। सालों तुम लोगों को जान से मारते हो पैसों के लिए, उसके बावजूद ऐसी दुख भरी बातें कर रहा है मेरे सामने। इसके बाद शोंगजुन एक बंदे के मुंह पे रॉड मारता है, इसके बाद हाथ पे मार के हाथ तोड़ देता है। शोंगजुन अपने रेज मोड में पूरी अच्छी तरीके से इन सबसे फाइट करते हुए चिल्ला के कहता है, जिन्हो, मुझे मारने के लिए तुझे इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। क्या तू सच में ये कहना चाहता है मेरी कीमत सिर्फ $5000 है? लेकिन इतने में ही एक बंदा शोंगजुन के पीछे से चाकू घोंप देता है, लेकिन शोंगजुन इसके मुंह पे रॉड बजा के कहता है, उसने कहा था तुम लोग प्रोफेशनल हो, लगता है वो सही था। तुझे पता है किसी को चाकू कैसे मारा जाता है? तो सालो आओ, अगला कौन है? भले ही शोंगजुन बाहर से खुद को टफ दिखा रहा है, लेकिन अंदर से अपने मन में कहता है, मेरे घाव में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे जिंदा बच पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन अगर मुझे जीना है तो इन सबको खत्म करना होगा। क्या मैं इन सबको खत्म कर पाऊंगा? मैं अभी मरना नहीं चाहता, अभी बहुत कुछ है जो मुझे अपनी जिंदगी में करना है। मुझे अपनी जिंदगी में कामयाब होना है और मैंने ये खुद से वादा करा था, लेकिन क्या ये चीज पूरी हो पाएगी? लेकिन जब शोंगजुन सारे के सारे गैंगस्टर्स को बहुत ही गुस्से में पेल रहा होता है, तो एक गैंगस्टर जो डैनियल पार्क की मम्मी की तरह लग रही है, अगर डैनियल की मम्मी अपनी उम्र से 5-10 साल छोटी होती, वो दया की भीख मांगते हुए शोंगजुन को हाथ जोड़ के कहती है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। ये सुन के शोंगजुन ने भी लगभग अपने हाथ की रॉड छोड़ दी थी, लेकिन डैनियल की मम्मी गैंगस्टर उछल के आती है और शोंगजुन की कमर में 3-4 बार चाकू घोंप देती है। लेकिन शोंगजुन इसको जमीन में पटक के इसके ऊपर काफी सारे चाकू भरते हुए कहता है, क्या तुझे सच में लगा था तू मुझे ऐसे मार देगी? क्या तुझे लगा था मुझे मारने के लिए इतना काफी है? जिस बेरहमी से शोंगजुन ने इसको मारा है और बेशर्मों की तरह हंस रहा है, ये देख के बाकी के गैंगस्टर्स डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शोंगजुन इनमें से एक को पीछे से पकड़ के उसकी मुंडी उड़ा देता है। बारिश का जमीन में पड़ा पानी भी अब यहाँ पे हल्का लाल हो चुका है। कुछ गैंगस्टर्स भाग चुके हैं और जो भागे नहीं वो जमीन में पड़े हैं। लेकिन इसी समय यहाँ पे एंट्री होती है एक और नए बंदे की, जो कि 244 का खास बंदा है। ये बंदा छाता लेके यहाँ पे आता है और कॉल पे 244 से अलग ही भाषा में बात करते हुए कहता है, हाँ बॉस, मैं अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। हाँ ठीक है, मैं सब समझ गया। तो शोंगजुन बेग, तुमने इन सबको मार दिया, तुम में सच में कुछ तो बात है। शोंगजुन इसकी तरफ पलट के कहता है, लगता है मैं एक बंदे को मारना भूल गया, तू बच गया यहाँ पे। बता आखिर जिन्हो कहाँ है? मिस्टर बेग, ये वक्त आपके मरने का है, लेकिन मैं यहाँ पे मरने नहीं वाला हूँ। मिस्टर बेग, मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो बॉस ने मुझे आपको बताने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे कहा था जो आप दोनों मिलके कॉफी पीने वाले थे वो किसी और टाइम पीना, क्योंकि अभी आपके मरने का टाइम हो चुका है। ये कह के ये नेमलेस गैंगस्टर शोंगजुन के ऊपर गन तान देता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शोंगजुन का पास्ट, जिस वक्त वो जापान में था और वहाँ पे एक जेनिची कोरियन था। जापान में जेनिची कोरियन उनको कहते हैं जो होते तो कोरियन है लेकिन जापान में है, और एक कोरियन होने की वजह से शोंगजुन को यहाँ पे काफी नीची नजरों से देखा जाता था। और एक बंदा जब शोंगजुन को नीची नजरों से देख रहा होगा तो शोंगजुन उसको पटक देता है जमीन में और कहता है, तूने क्या बोला साले, एक बार फिर से बोलियो। जापानीज गैंगस्टर कहता है, तू साले गंदे कोरियन, तेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तू अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म खरीद सके, तेरे पास तो अपना खुद का बाप भी नहीं है ना? ये सुनकर शोंगजुन इसको बहुत ही गंदी तरीके से बजा देता है। लेकिन किसी से फाइट करने के लिए शोंगजुन जब घर आता है तो उसकी माँ उसको मारती है एज अ पनिशमेंट और उसको समझाती है, आखिर तू कब बड़ा होगा, तू ऐसे लोगों से फाइट क्यों करता है? और इन्हीं पास्ट की यादों के साथ हमें प्रेजेंट शोंगजुन की वॉइस ओवर आती है, रॉबिन तुझे पता है एक जेनिची कोरियन होने की वजह से मेरी जिंदगी में बस एक जूडो ही था जिससे मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता था, क्योंकि जेनिची कोरियन होने की वजह से लोग मुझे नीची नजरों से देखते थे। उस हरामखोर को मारने की वजह से मेरी माँ ने मुझे सजा दी, लेकिन मेरी माँ बहुत ही सुंदर और अच्छी इंसान थी। इस वक्त शोंगजुन एक माइनर था और देखता था उसकी माँ रात को अपने काम पे जाती है काफी सारा मेकअप लगा के, और इस पैनल के हिसाब से शोंगजुन को आइडिया तो था कि उसकी माँ क्या काम करती है, लेकिन वो अपनी माँ को ऐसे दिखाता था जैसे उसे नहीं पता, क्योंकि शोंगजुन की माँ जो कुछ भी कर रही है शोंगजुन के लिए ही कर रही है और वो जी भी सिर्फ शोंगजुन के लिए ही रही है, इसलिए शोंगजुन उन्हें बता नहीं पाता कि उसे पता है वो क्या काम करती हैं। वो अपनी माँ के सामने नॉर्मली हंसते हुए बातें करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और उनसे पूछता है कि आखिर मेरे फादर कैसे इंसान थे और आप उनसे कहाँ मिली थी। शोंगजुन की मदर बताती है तुम्हारे फादर एक काफी स्ट्रॉन्ग इंसान थे और मैं काम के सिलसिले में उनसे मिली थी। खैर ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शोंगजुन की मदर को ये अंदाजा हो जाता है कि उनके बेटे को पता है वो क्या काम करती है, लेकिन वो फिर भी काम करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है, क्योंकि काम करना बंद कर दिया तो उनके पास न रहने को छत होगी न खाने को खाना, और वो खुद को तो बुरे
बुरे हालातों में देख सकती है लेकिन अपने बच्चे को नहीं। ऊपर से उनकी मकान मालकिन उनसे भाड़ा मांग मांग के उनको परेशान करती रहती है। ऐसे में शोंगजुन के पास बस एक उम्मीद होती है और वो है जूडो, जिससे वो पैसे कमा सकता है। और ऐसा नहीं है कि उसे जूडो करना पसंद था इसलिए वो जूडो करता है, बल्कि उसको पैसे कमाने हैं इसलिए वो जूडो कर रहा है। और जूडो के एक टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल राउंड तक जीत जाता है, जिस खुशी में उसके कोच उसके गले लग जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ फाइनल्स बाकी है और फाइनल्स जीत के पूरा टूर्नामेंट शोंगजुन जीत जाएगा। ऊपर से उसके कोच खुद एक जेनिची कोरियन है, इसलिए वो शोंगजुन का दर्द समझते हैं कि उसको कैसे हालातों का सामना करना पड़ता है लोगों से। भले ही शोंगजुन का कोई बाप नहीं, लेकिन उसका कोच उसके लिए उसके बाप की तरह है। लेकिन अगर आपको याद नहीं तो याद दिला देता हूँ, हमें पहले मानवा में बता दिया गया है शोंगजुन ने अपने कोच को जान से मार दिया था, लेकिन ऐसे होने के चांसेस अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो उसका कोच उसके बाप की तरह है। खैर, सेमीफाइनल जीतने की खुशी में उसका कोच उसको बढ़िया सा खाना खिलवाता है, जिसे शोंगजुन भुक्कड़ों की तरह काफी जल्दी जल्दी खाने लगता है, क्योंकि अच्छा खाना उसको बहुत कम ही मिलता है। इतने में ही उसका कोच उसको एक लिफाफा देता है जिसके अंदर प्रोबेबली काफी पैसे होंगे और कहता है, ये लो, ये अपनी मॉम को दे देना, उन्हें बताना मत ये मैंने दिए हैं। लेकिन शोंगजुन ये पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो ऐसे किसी से पैसे नहीं ले सकता। इसलिए उसका कोच कहता है, ये मैं तुझे ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम जूडो में और ज्यादा मेहनत कर सको, क्योंकि मैं तुम्हें जूडो करता देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। तुम्हें पता है ना, मुझे पैसा बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जब तुम कामयाब हो जाओ तो तुम्हें मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने पैसों से। ये सुनकर शोंगजुन भावुक हो जाता है और रोने लगता है। और जब उसका कोच और ज्यादा खाना मंगाने वाला था, इतने में ही उसको किसी का कॉल आता है, और ये कॉल शोंगजुन के लिए एक मौका हो सकता है उसके गमों से आजाद होने का। दरअसल ये कॉल एक टकले का था, जो शोंगजुन के सामने प्रपोजल रखता है, अगर शोंगजुन फाइनल फाइट को हार जाता है टूर्नामेंट में तो वो शोंगजुन को 10 मिलियन येन देगा, जो कि इंडियन रुपीस में 85 लाख के बराबर होते हैं। इतना सारा पैसा शोंगजुन को हारने में मिल सकता है, उसके कोच को ये सुन के यकीन नहीं होता। शोंगजुन का कोच उसको कहता है, देख, तुझे जो करना है तू वो कर, तेरी मर्जी, लेकिन हम दोनों जेनिची कोरियन है, अगर तू वो टूर्नामेंट जीत भी जाता है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी खुशी नहीं होगी कि एक जेनिची कोरियन टूर्नामेंट जीत चुका है, और मैं बाद में ये अफसोस नहीं कर सकता कि मैं तुझे 10 मिलियन येन नहीं दिलवा पाया। इसलिए इस रात शोंगजुन अपने घर में बैठ के सोचता है उसे करना क्या है। वो हिसाब लगा रहा होता है, उसे बिजली का इतना बिल देना है, पानी का इतना देना है, गैस का इतना देना है। इसी के साथ फ्यूचर शोंगजुन की वॉइस ओवर आती है, रॉबिन, मुझे नहीं पता क्या तुम्हें भी अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़े थे। खैर, ये पास्ट वाले शोंगजुन के लिए भी सबसे मेन बात तो ये होती है, अगर वो 10 मिलियन येन ले लेता है तो शोंगजुन की माँ को काम नहीं करना पड़ेगा, और शोंगजुन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने में ही शोंगजुन की माँ अपने काम से वापस आ जाती है, घर बिल्कुल टल्ली होके। शोंगजुन उनको संभालते हुए कहता है, आपने कुछ ज्यादा ही पी ली आज फिर से। और बातों ही बातों में उनसे पूछ लेता है, मॉम, अगर आपके पास 10 मिलियन येन होंगे तो आप क्या करोगे? शोंगजुन की माँ एक स्माइल के साथ कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मैं क्या करूंगी? अगर मेरे पास इतने पैसे हुए तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। शोंगजुन भी यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात अगर एक माँ के सामने पैसा और उसके बच्चे को चुनने की होगी तो वो माँ हमेशा अपने बच्चे को चुनेगी। इसलिए शोंगजुन की मदर कहती है, लेकिन शोंगजुन, एक बात है जो पैसे से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोना, कभी किसी के सामने झुक के नहीं रहना। और ऑब्वियसली शोंगजुन की मदर जो काम कर रही है वो भी शोंगजुन के लिए कर रही है, ताकि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बन सके या फिर जूडो में कुछ अच्छा कर सके। इसलिए शोंगजुन डिसाइड कर लेता है वो टकले का ऑफर ठुकरा देगा और फाइनल राउंड में अपने अपोनेंट को जमीन में पटक के हरा देता है। बेशरम अपोनेंट हारने के बाद कहता है, तू साले हरामजादे, हमारे बीच में ये तो बात नहीं हुई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है दुनिया में ये ऐसे कौन लोग हैं जो अपना आत्मसम्मान खो के पैसे दे के जीतना चाह रहे हैं किसी टूर्नामेंट को। लेकिन जब मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे समझ आ गया, पैसे दे के ही तो काम चलते हैं दुनिया में सारे, हर जगह हो रहा है ये। लेकिन ऑब्वियसली मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई पैसे दे के सरकारी टीचर बन गया, वो तो बच्चों के फ्यूचर की लंका लगा देगा, क्योंकि वो पैसे दे के टीचर बना है, इसका मतलब वो टीचर बनने के लायक ही नहीं था। शोंगजुन फाइनल अपोनेंट को हराने के बाद अपने टीचर से कहता है, आप चाहते थे मैं सिर्फ पैसों की वजह से हार जाऊं, लेकिन अगर मैं हार जाता तो ये उन लोगों का अपमान होता, मैंने अब तक जितनों को हराया है। और शोंगजुन सारी जनता के सामने अपना सर झुका के कहता है, मुझे माफ करना, मैं नहीं हारा, एक जेनिची कोरियन होने के बावजूद भी मैं जीत गया, मैंने वो पैसे ठुकरा दिए जो मुझे हारने के लिए मिल रहे थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो उसने उम्मीद नहीं करी थी। लोगों को जब पता चलता है इसको हारने के लिए पैसे दिए जा रहे थे तो पूरी भीड़ शोंगजुन को चीयर अप करने लगती है, उसे ऑसम बोल रही होती है, क्योंकि 10 मिलियन येन को ठुकराना कोई आम बात नहीं। और 10 मिलियन येन के बदले शोंगजुन को जो मिलता है वो 10 मिलियन येन से भी ज्यादा कीमती था, लोगों का प्यार। लेकिन जो टकला
पिछला शोंगजुन को 10 मिलियन येन देने वाला था, इस वजह से वो शोंगजुन का दुश्मन बन जाता है। लेकिन फिर भी शोंगजुन के जीतने के बाद उसे लोगों का इतना प्यार मिलता है कि उसके फैंस उसको काफी सारे गिफ्ट्स भेजते हैं। उसकी धीरे धीरे पहचान बनने लगती है और उसको स्पॉन्सरशिप तक आने लगती है। एक स्पॉन्सरशिप तो उसको 1 मिलियन येन की भी आती है। न्यूज चैनल्स में शोंगजुन को गरीब जूडो प्रिंस कहा जा रहा होता है और जिस हिसाब से शोंगजुन को लोगों का प्यार और स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, उसे एहसास हो जाता है वो जल्द ही बहुत सारे पैसे कमाने वाला है। उसकी माँ इस चीज के लिए उसको शाबाशी देती है और थोड़ा सा भावुक भी होती है क्योंकि उनका बच्चा अब उनको पैसे कमा के देगा। शोंगजुन भी अपनी माँ को कहता है आप बस इंतजार करो, अब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोंगजुन के नेक्स्ट जूडो कंपटीशन से पहले उसका एक इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन वो देखता है उसकी माँ अपना लंच बॉक्स घर में ही भूल गई। इसलिए सोचता है जहाँ उसकी मॉम काम करती है क्या वहाँ पे जाके इसको वो उन्हें दे देना चाहिए। और फाइनली ये खाना लेके घर से निकलते हुए खुद से कहता है मुझे ये उन्हें दे देना चाहिए, जब वो दारू पी के नशे में थी मैंने तब भी उन्हें संभाला है। शोंगजुन जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे उसकी मदर काम करती है, जिस जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे वो दूर से ही अपनी मदर को देख लेता है। पर शोंगजुन की मदर को पता है अब शोंगजुन टीवी में आने लगा है, इसलिए उसका ऐसी जगहों पे आना ठीक नहीं, इसलिए चिल्ला के कहती है शोंगजुन तुम ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ सकते, अब तुम्हारा चेहरा टीवी में आता है, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया तो। लेकिन शोंगजुन के दुश्मनों ने पहले ही शोंगजुन के पीछे मीडिया भेज दी है। काफी सारे लोग यहाँ पे आके उसकी फोटो खींचने लगते हैं और उससे सवाल पूछते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें तो लगा था तुम एक माइनर हो, लेकिन क्या तुम ऐसी जगह पे आते रहते हो, और तुम्हारे हाथ में वो लंच बॉक्स क्यों है, और तुम्हारे पीछे जो औरत खड़ी है क्या तुम उसको डेट कर रहे हो, या तुम लोगों के सामने जो खुद को अच्छा दिखाते हो वो सिर्फ एक्टिंग है, आखिर तुम अपने फैंस को इस सब का क्या जवाब देने वाले हो, तुम्हारा तो टीवी में इंटरव्यू होने वाला था ना, वहाँ पे तुम अपने फैंस को क्या जवाब दोगे। इसके बाद हमें दोबारा से फ्यूचर शोंगजुन की वॉइस ओवर आती है जो हॉबिन का वो पल याद करता है जब पैगो ने हॉबिन की मदर को टकला करा था और कहता है हॉबिन तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ उसके लिए तुमने पैगो से फाइट करी, तुमने ये जानते हुए भी फाइट करी कि इससे तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छिन सकता है, लेकिन मेरे केस में मैं डर गया था ये सोच के कि कहीं मैं वो अपॉर्चुनिटी खो ना दूं जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। इसलिए शोंगजुन कुछ ऐसा करता है जिसका उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होता है, उसकी इमेज में कोई बुरा असर ना पड़े, इसलिए मीडिया वालों के सामने वो कहता है क्या तुम इस औरत की बात कर रहे हो, मुझे लगता है ये यहाँ पे काम करती है, मुझे नहीं पता ये कौन है। शोंगजुन भविष्य में जो पैसा कमाने वाला है उसके लिए उसने अपनी माँ को ही पहचानने से यहाँ पे इनकार कर दिया, जो देख के मीडिया वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको तो बोला गया था यहाँ पे उन्हें काफी ज्यादा चटपटी खबर मिलने वाली है। पर शोंगजुन ये करके खुश नहीं था, वो यहाँ से जाते जाते भी काफी ज्यादा रोता है क्योंकि उसकी माँ जो उसकी इतनी ज्यादा चिंता करती है उसने उन्हें ही पहचानने से मना कर दिया। और जब ये बात शोंगजुन के टीचर को पता चलती है तो उसका टीचर सजा के तौर पे शोंगजुन के पिछवाड़े में काफी सारे डंडे मारते हुए कहता है हरामजादे, क्या तुझे अपनी माँ की वजह से शर्म आ रही थी, तूने सोचा जब लोगों को पता चलेगा तो वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए तूने उस औरत को पहचानने से मना कर दिया जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा करा। क्या तुझे नहीं पता जूडो का सबसे बड़ा नियम होता है अपने माँ बाप की चिंता करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, तूने जो हरकत करी है उस वजह से तुझे जूडो करने का कोई अधिकार नहीं रहा। शोंगजुन बहुत ज्यादा मार खाता है लेकिन वो खुद पछता रहा होता है, इसलिए उसे दर्द नहीं होता क्योंकि उसको पता है शोंगजुन का दर्द तो कुछ नहीं लेकिन उसके माँ के दिल का दर्द उससे ज्यादा बड़ा है क्योंकि उनके बेटे ने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। रात के टाइम पे जब माँ बेटे दोनों सो रहे होते हैं तब भी उसकी माँ उसकी चिंता करते हुए कहती है शोंगजुन मेरी वजह से तुम्हारे लिए चीजें खराब तो नहीं हो जाएंगी ना। खैर ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन शोंगजुन के कोच उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। शोंगजुन कोच से कहता है जब आप कॉल में मुझे मिलने के लिए बुला रहे थे तो आप कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्या बात है। कोच शोंगजुन को अपने मोबाइल में एक मैसेज दिखाता है जो किसी और ने भेजा होगा। ये शोंगजुन के लिए एक धमकी होती है जिसमें लिखा होता है हमें पता है तुम्हारी माँ क्या करती है और तुम्हें भी ये पता है लेकिन तुम अपनी माँ के सामने अनजान बनने की कोशिश करते हो। कोच बताता है शायद ये धमकी उसी हरामजादे ने दी होगी जो तुझे मैच फिक्स करने के लिए वो बोल रहा था टकला। शोंगजुन ये सुन के काफी ज्यादा उदास हो जाता है, उसे समझ नहीं आता आखिर अब वो क्या करे। लेकिन कोच कहता है शोंगजुन तुम चिंता मत करो, इसको मैं हैंडल करता हूँ। क्या आप सच में इसको मेरे लिए हैंडल करोगे? हाँ, वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, तुम मुझे अपने बाप जैसा मानते हो इसलिए मैं खुद जाके उस हरामजादे से मिलूंगा, तुम अपने जूडो में ध्यान दो बस। इसके बाद हम शोंगजुन के घर का सीन देखते हैं। इस वक्त तक कोच टकले से मिल आया है और टकले ने अपनी बात भी रख दी है और टकले ने कोच से कहा है अगर शोंगजुन चाहता है कि मैं उसकी माँ की बात और उसकी बात किसी को ना बताऊं तो उसके लिए उसे दोबारा से मेरे लिए मैच फिक्सिंग करनी पड़ेगी, जो कि लास्ट टाइम शोंगजुन ने करने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार शोंगजुन का कोच उसे साफ मना कर देता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर तुम ईमानदारी से मैच जीत जाओगे तो जनता तुम्हारा साथ
साथ देगी। लेकिन शोंगजुन एक बार ये कर चुका है और इससे उसकी मदर के दुख कम नहीं हुए, क्योंकि ऐसा करके शोंगजुन के दुश्मन बढ़ रहे हैं जो उसको टारगेट कर रहे हैं। इसलिए इस बार शोंगजुन फैसला करता है कि वो मैच हार जाएगा और बदले में 10 मिलियन येन ले लेगा। और अगले ही एक जूडो कंपटीशन में वो मैच जानबूझ के हार भी जाता है। लेकिन उसे हारता देख जनता काफी ज्यादा निराश होती है, क्योंकि शोंगजुन इतना बेकार परफॉर्मेंस कभी नहीं करता था। लोग उसे हारता देख अपना मन बनाने लगते हैं, अब इसे हम पैसे का सपोर्ट नहीं करेंगे जैसा पहले करते थे। लेकिन फिर भी शोंगजुन के मन में एक हल्की सी खुशी होती है, क्योंकि ये मैच हार के उसको 10 मिलियन येन मिलने वाले हैं एक साथ। और अगले सीन में वो 10 मिलियन येन जब वो अपनी मदर को देता है तो उसकी मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बट शोंगजुन अपनी मदर से झूठ कहता है, ये मुझे मेरे सपोर्टर्स ने दिए हैं क्योंकि मैं काफी अच्छी जूडो कर रहा हूँ और आगे भी मुझे ऐसे ही जूडो करने के लिए वो मुझे काफी पैसे देते रहेंगे। खुशी के मारे शोंगजुन की मदर के आंसू ही आ जाते हैं और कहती हैं, अब हमें इस महीने की बिल्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर वक्त बीतता जाता है और ऐसे करके शोंगजुन 3 मैच लगातार जानबूझ के हार जाता है। इसका मतलब ऐसे करके अब तक उसे 30 मिलियन येन मिल चुके होंगे। और जब शोंगजुन का टीचर सड़क में उसके साथ चल रहा होता है तो कहता है, तुम 3 बार अब तक जानबूझ के हार चुके हो, मुझे माफ कर दो शोंगजुन। कोच, आखिर आप क्यों माफी मांग रहे हो? क्योंकि अगर तुम मुझ जैसे किसी इंसान से ट्रेनिंग न लेते, किसी प्रॉपर जापानीज से ट्रेनिंग लेते, तो तुम्हें शायद ऐसे मैच फिक्सिंग ना करनी पड़ती। नहीं कोच, ऐसी बात नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आपने मुझे बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग दी, लेकिन मैं यहाँ पे मैच फिक्सिंग कर रहा हूँ। लेकिन चीजें अभी जैसी चल रही है मुझे लगता है वो ठीक है, क्योंकि मेरी माँ को अब पैसों की वजह से और ज्यादा रोना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है एक जेनिची कोरियन जिसके पास कोई पावर नहीं, उसका यहाँ पे रहना कैसा होता है। अगर आप मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद मैं कोई गुंडा मवाली बन चुका होता अब तक। इसके बाद शोंगजुन वापस अपने घर जाता है और उसे अपनी मदर को देख के ऐसा लगता है जैसे वो परेशान है, लेकिन फिर भी स्माइल कर रही होती हैं। वो उनसे पूछता है, आप परेशान क्यों हो? उसकी मदर सिंपली जवाब दे देती है, क्योंकि वो आजकल सो नहीं पा रही हैं, इसलिए वो परेशान है। और बातों ही बातों में शोंगजुन को कहती है, तुम अब जूडो करना छोड़ दो। शोंगजुन को समझ नहीं आता आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो तो जूडो से पैसे कमा रहा है, तो जूडो छोड़ने का क्या मतलब बनता है। बट फिर भी उसकी मदर उदास होकर बोलती है, तुम जूडो छोड़ दो। शोंगजुन प्यार से अपनी मदर को कहता है, अगर आप चाहती हो मैं जूडो ना करूँ तो ठीक है, मैं जूडो नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे जूडो पसंद नहीं था और अभी तो मैंने काफी सारे पैसे भी कमा लिए हैं। उन पैसों से हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं ये काफी लंबे समय से सोच रहा था, हम एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे जिसमें आप खाना बनाओगे। आप होंगी हमारे रेस्टोरेंट की बॉस और मैं आपका राइट हैंड मैन। आपने वो सारे पैसे बचा के रखे हैं ना जो मुझे मेरे फैन से मिले थे? लेकिन शोंगजुन की मदर कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा होता है और ये सन्नाटा शोंगजुन को पहले ही संकेत दे चुका था, कुछ तो गलत है। शोंगजुन की मदर रोते हुए उसको कहती है, शोंगजुन बेटा मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही वो भागते हुए उस ड्रॉर में जाके देखता है जहाँ पे 30 मिलियन येन रखे हुए थे, लेकिन अब वहाँ पे एक भी पैसा बाकी नहीं। इसलिए चिल्ला के शोंगजुन अपनी मदर को कहता है, आखिर आपने मेरे वो सारे पैसे कहाँ उड़ाए? क्या आपके ऊपर फिर से कर्जा हो गया है, या फिर आप वो सारे पैसे जुए में हार गई? मॉम कुछ तो जवाब दो, वो पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। वो कोई ऐसे पैसे नहीं थे जिसको आप ऐसे ही उड़ा दो। लेकिन भाई लोग, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, शोंगजुन की मदर के ऊपर शक मत करना कि वो पैसे उन्होंने उड़ाए होंगे। बस अभी किसी रीजन की वजह से वो शोंगजुन को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वो पैसे कहाँ गए। शोंगजुन को भी डाउट तो हो चुका है, जरूर ये उसी टकले का काम होगा। इसलिए टकला जब 2 लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए जा रहा था, शोंगजुन इसके मुंह पे एक मुक्का मार के इसको जमीन में लेटा देता है और कहता है, वो तू था जिसने वो सब करा है ना? तूने पहले मैच हारने के लिए मुझे पैसे दिए, उसके बाद मेरी मदर को ब्लैकमेल करके वो पैसे उनसे ले लिए। लेकिन टकले को सच में कोई अंदाजा नहीं होता ये क्या बोल रहा है, इसलिए कहता है, क्या पैसे? मैच फिक्सिंग? आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? शोंगजुन चिल्ला के इसको बताता है, हरामजादे, तूने मेरी माँ को ब्लैकमेल करके उनसे वो पैसे लिए जो तूने ही मुझे दिए थे। तूने उन्हें धमकी दी कि तू सबको बता देगा कि मैं मैच फिक्सिंग करता हूँ। और वैसे भी बताने के लिए टकले के पास और कुछ भी था, लेकिन ये सब कुछ टकले ने नहीं करा। लेकिन धीरे धीरे टकले को सारा खेल समझ आने लगता है, इसलिए अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, शोंगजुन, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी मदर को ब्लैकमेल क्यों करूंगा? एक मिनट, मुझे अब समझ आ रहा है। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे ऐसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अपना। हरामजादे, जल्दी यहाँ से भाग, उसे जाके पकड़। मुझे लगा था तुम दोनों के बीच में काफी अच्छा रिश्ता है, लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में तुम किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। यहाँ पे टकले का साफ मतलब है, ये जितना भी षड्यंत्र था ये टकले ने नहीं, शोंगजुन के कोच ने करा है। शोंगजुन का कोच इस वक्त 2 लड़कियों के साथ अय्याशियां कर रहा होता है और सामने शोंगजुन की मदर भी बैठी है। मतलब सच में यार, ये कितना बड़ा मादरा उचिया है। ये हरामखोर अभी शोंगजुन की मदर को कहता है, तो मैं अब सीधी बात करूंगा,
तुम मुझे बोल रही हो तुम्हारा बेटा जो अगला मैच फिक्स करेगा तुम मुझे उसके पैसे नहीं दोगी? तुम बाकी की लड़कियों यहाँ से जाओ, मुझे इससे प्राइवेट में बात करनी है। इसके बाद ये शोंगजुन की मदर को बहुत ही गिरी हुई नजरों से देख के उनके चिन में टैप करते हुए कहता है, तू बेवकूफ औरत कहीं की, तुझे पता है मैच फिक्स करना कितना बड़ा क्राइम है? क्या तू चाहती है इसकी वजह से शोंगजुन जेल चला जाए? अगर तू चाहती है कि शोंगजुन जेल ना जाए तो उसका अगला पैसा लाके मुझे दियो। पहले तो तूने आराम से मुझे सारा पैसा दे दिया था, लेकिन अब नखरे कर रही है। लेकिन तुझे पता है अब तुझे मुझे वो देने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कल ही सुबह मैं ये देश छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कोरिया में जाके वो 30 मिलियन येन खर्च करूंगा जो मुझे तुम माँ बेटों से मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज रात को मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वो मैं तुमसे पैसे लेने के लिए नहीं आया था। मुझे तो तुमसे कुछ और चाहिए। शोंगजुन की मदर को लेके इस हरामजादे की जो नियत है मुझे वो बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए खुद समझ जाओ। इस हरामजादे ने लगभग अपनी गंदी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे आ जाता है शोंगजुन और ये सब कुछ देख के उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कहता है, अबे ओए हरामजादे। कोच शोंगजुन से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है और कहता है मेरी बात सुनो, लेकिन शोंगजुन इसके मुंह पे मुक्का मार के इसको जमीन में गिराता है और इसके लगातार काफी सारे मुक्के बजाते हुए कहता है, आखिर तू ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर क्यों? शोंगजुन इसके मुक्के ही मुक्के बजा के इसको निपटाने वाला था, इतने में ही शोंगजुन की मदर बीच में आके शोंगजुन के गले लग के उसको कहती है, बस रुक जाओ, ये मत करो। इस चीज से शोंगजुन की मदर के भी आंखों में आंसू होते हैं, शोंगजुन के भी आंखों में आंसू होते हैं। शोंगजुन की मदर तो बस ये चाहती है कि उनका बेटा एक खूनी ना बने, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। शोंगजुन गुस्से और दुख में साथ में कहता है, क्यों? आखिर क्यों? मैंने तुझे अपना बाप माना था। लेकिन हरामजादा कोच कुछ ज्यादा ही नीच किस्म का इंसान है। वो अचानक से शोंगजुन के चाकू मारने की सोच रहा था, लेकिन उसकी मदर बीच में आ जाती है और वो चाकू उनके लग जाता है और चिल्ला के शोंगजुन को कहता है, हरामजादे, आखिर मैंने गलत ही क्या करा? वो सारा पैसा मेरा था, तूने तो पहले जूडो छोड़ दिया था। इस वक्त तक शोंगजुन अपने हाथ में चाकू उठा लेता है और उसकी मरती हुई माँ उसको फिर भी बोल रही होती है, शोंगजुन बेटा नहीं। लेकिन शोंगजुन कोच के पेट में चाकू घोप घोप के उसको निपटा देता है और यही वो वक्त था जब शोंगजुन ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को निपटाया था। यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई थी एक याकुजा की। पहली बार ये करके शोंगजुन की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी, उसको वो साफ सुनाई दे रही थी। पुलिस की गाड़ी भी चाव चाव करते हुए यहाँ पे पहुंच जाती है, लेकिन उससे कुछ सेकंड्स पहले एक बंदा पीछे से आके शोंगजुन के चाकू मार देता है। शोंगजुन देखता है ये तो वही बंदा है जिसको एक बारी उसने सड़क में पिटता हुआ देखा था किन्हीं याकुजास से, लेकिन दरअसल ये बंदा यहाँ पे शोंगजुन को मारने नहीं उसे बचाने आया है। ये बंदा शोंगजुन के चाकू मार के कहता है, ऐसे ही खड़ा रह, चाकू ज्यादा गहरा नहीं घुपा है। और जब पुलिस यहाँ पे आती है तो उनको ऐसा लगता है जो 2 खून यहाँ पे हुए हैं ये इसी बंदे ने करे। शोंगजुन को इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आता आखिर इस बंदे ने सारे इल्जाम अपने ऊपर ले क्यों लिए और ये था कौन। ये बंदा जाते जाते शोंगजुन को कहता भी है, मुझे माफ कर देना शोंगजुन। और शोंगजुन को बाद में पता चलता है दरअसल ये बंदा था शोंगजुन का फादर, जो की एक टेम्पररी याकुजा है। मतलब देख रहे हो तुम, किसी की एक छोटी गलती कितना बड़ा गलतियों का एक चेन रिएक्शन बना के रख सकती है, जिससे आगे की उसकी पीढ़ी पूरी बर्बाद हो सकती है। जैसे कि शोंगजुन का बाप एक याकुजा था, जिस वजह से वो अपने परिवार में ध्यान नहीं दे पाया। इसी वजह से उसका परिवार टूटने लगा। उसकी माँ ने खुद को लाचार महसूस करा और गलत कामों में उतर गई, जिस वजह से शोंगजुन की जिंदगी बहुत ज्यादा दुख भरी रही। लेकिन उसको खाने के लिए खाना मिला, बस जिंदा रहने के लिए, कोई इज्जत वाली लाइफ नहीं। और ऐसी कमजोर फैमिली किसी का भी एक आसान शिकार होती है। और यहाँ पे वो हरामखोर शिकारी था शोंगजुन का कोच। कोच ने क्या करा, उसके आगे क्या हुआ, वो सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसलिए कहते हैं हमारा एक एक डिसीजन हमारा फ्यूचर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ना सिर्फ हमारा बल्कि उन लोगों का भी जो हमसे काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। खैर अगले सीन में हम डायरेक्ट शोंगजुन की मदर का फ्यूनरल देखते हैं। शोंगजुन यहाँ पे किसी जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास अब जिंदगी में दुनिया में कोई नहीं उसका। फ्यूनरल में कुछ औरतें भी आती हैं और औरतों को आप जानते ही हो, 4 बातें करके चले जाएंगी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली औरतों का काम ही बातें करना होता है, जहाँ तक मैंने देखा है। ये लोग बस यही बातें करती है, अरे अब उस शोंगजुन का क्या होगा, वो उसका तो जिंदगी में कोई है ही नहीं। खैर शोंगजुन अब बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह था, और ये आजादी तब खतरनाक बन जाती है जब आजादी के साथ कोई बेसहारा भी होता है। शोंगजुन के साथ भी यही सीन है। वो सड़कों में ज़ॉम्बीज़ की तरह बिल्कुल ऐसे चले जा रहा है जैसे जिंदगी में उसका कोई मकसद नहीं, उसे नहीं पता उसे क्या करना है। और चलते चलते पहुंच जाता है एक बाइकर गैंग के इलाके में, जिसका नाम है आजुरे ड्रैगन एक्सप्रेस, जो कि जापान के कैंटो रीजन में है। और आगे चल के लुकिसम का कुरोदा रयू है इन सबका बॉस बनने वाला है पूरे कैंटो रीजन का। खैर अभी के लिए ये बाइकर
बाइकर गैंग शोंगजुन को कहते हैं, साले यहाँ पे क्या कर रहा है बे, तू है कौन, तेरे पास जितना भी माल पानी है सारा निकाल। लेकिन शोंगजुन इन सबको बहुत ही कुत्ता बना के मारता है और इनमें से कुछ के जब पर्स चेक करता है तो उसके अंदर उसको मिलते हैं पैसे, और इसी वक्त से वो पैसों के लिए बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास है अगर शुरू से ही उसके पास पैसा होता तो उसने जितनी ज्यादा दुख देखे हैं वो ना देखता। इसलिए अभी इन पैसों को हाथ में पकड़ के बेचारे के आंसू निकल जाते हैं। खैर बाइकर गैंग शोंगजुन से मार खा के उसके सामने सर झुका के उसको अपना बॉस बना लेती है, उससे इम्प्रेस होके। और शोंगजुन अपने मन में ठान लेता है आखिर वो कितना पैसा है जिसको कमा के मैं खुश हो जाऊं। वो ये बात जानना चाहता है, इसलिए अब एक याकुजा बन चुका है और इस लाइन में चलते चलते काफी सारा पैसा भी कमाने लगता है और उसको एहसास होता है ये बात तो सच है, पैसा और खुशियाँ एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं। खैर ये लोग जैसे ही अपनी बियर वगैरह पी रहे थे इतने में ही एक बंदा कहता है, बॉस हम मुसीबत में हैं, कावागुची गैंग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो एक बहुत ही बदनाम याकुजा गैंग है। कावागुची गैंग का पूरे इलाके में काफी ज्यादा नाम होता है और शोंगजुन के पास एक बंदा आके उनका कहता है, या तू ही शोंगजुन बेक है, मेरे बॉस तुझसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद शोंगजुन जब इनके बॉस से मिलता है तो बॉस कहता है, तो तू बोल रहा है तू पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प बात है, लेकिन तुझे अभी नहीं पता मैं तुझसे क्या करवाऊंगा। शोंगजुन कहता है, मुझे इस बात की परवाह नहीं तुम मुझसे क्या करवाओगे अगर मुझे उसके पैसे मिलेंगे। अच्छा लगता है तो काफी ज्यादा हिम्मत वाला हरामजादा है, तो ठीक है अपना काम करके मुझे यकीन दिला। इसके बाद ही शोंगजुन की फुल टाइम याकुजा जॉब शुरू होती है। वो काफी सारे लोगों से मिलता है और काफी सारे लोगों को मार चुका होता है जितने वो गिन भी नहीं सकता, और काफी सारों की बॉडी को ठिकाने भी लगा चुका होता है। धीरे धीरे इस फील्ड में शोंगजुन का नाम बनने लगता है, लेकिन वो नाम जूडो का उभरता हुआ सितारा शोंगजुन बेक नहीं था, वो था वराई ओनी या फिर कहें स्माइलिंग गॉब्लिन। इसके हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। शोंगजुन तकिया के नीचे चाकू रख के एक लड़की के साथ नंगा सो रखा है। उसे बाहर से किसी के चलने की आहट आती है। वो चाकू लेके बाहर आके कहता है, बाहर कौन है, सामने आओ मेरे। लेकिन देखता है सामने है कावागुची गैंग का बॉस, जो कि शोंगजुन के लिए एक और काम लेके आया है। दरअसल कावागुची गैंग का एक बंदा कावागुची गैंग के पैसे लेके भाग गया। शोंगजुन को उससे पैसे वापस लाके उसको निपटा देना है। ये सुन के शोंगजुन कहता है, आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जिसने कावागुची गैंग का पैसा चुराने की कोशिश करी। इसका बॉस कहता है, लगता है वो अपनी याकुजा की जिंदगी को पीछे छोड़ना चाहता है और वो पैसा लेके अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता है। वो बहुत बड़ा एहसान फरामोश है, उसको जेल से छुड़वाने में काफी मेहनत लगी थी। खैर जो भी है उसे जाके खत्म कर दो वराई ओनी। इसके अगले सीन में शोंगजुन उस बंदे के घर में पहुंचता है उसका ताला तोड़ के। ये मिशन शोंगजुन के लिए काफी ज्यादा आसान है, उसे बस चुपचाप से उसको निपटाना है, पैसे लेके चले जाना है और पीछे अपने कोई सबूत न छोड़ दे, इसलिए अपने जूतों में पन्नी पहन के आ रखा है भाई। शोंगजुन हल्के से कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है वहाँ पे कोई लेटा हुआ है, इसलिए चाकू निकाल के लेटे हुए बंदे के पेट में घप करके उसको अप कर देता है एक इविल स्माइल के साथ, इसलिए इसको कहते हैं स्माइलिंग गॉब्लिन। और बैग उठा के जब यहाँ से जाने लगता है तो कहता है, यही वो बैग था ना, अरे यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मर रहा है, मुझे जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए जब बैग खोलता है और उसके अंदर काफी सारे पैसे देखता है और लाइटर देखता है, इसको देख के इसको लगता है ये तो कोरिया का है, शायद लाइटर में मेड इन कोरिया लिखा होगा। और जैसे ही लाइटर को जलाता है तो बैग के अंदर एक नोट पड़ा होता है जिसमें लिखा है, मुझे माफ कर देना बेटा। शोंगजुन लाइटर का उजाला मरते हुए बंदे की तरफ करता है और उसे याद आता है ये तो वही बंदा है जिसने खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, यानी कि शोंगजुन का बाप, जो कि अब भी अपने ही बेटे से चाकू खाने के बाद तड़पते तड़पते मरने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे शोंगजुन अपनी मदर से पूछता है उसके फादर कैसे इंसान थे। उसकी मदर जवाब देती है, क्या तुम्हारे डैड वो काफी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना किस्म के इंसान थे, लेकिन मुझे पता है वो अंदर से ऐसे नहीं है, वो एक दिन हमारे पास जरूर वापस आएंगे। अगर ऐसी बात है तो लगता है कभी ना कभी मैं उनसे मिलूंगा। लेकिन शोंगजुन ने कभी नहीं सोचा था वो ऐसे अपने फादर से मिलेगा, जहाँ पे वो अपने ही फादर को मार देगा और उसके फादर उसके सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। शोंगजुन चाकू निकाल के बस आवाज देता रह जाता है, फादर फादर फादर, लेकिन उसके फादर जो उसका अकेला खून का रिश्ता बाकी है इस दुनिया में, वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब यार इस बंदे की स्टोरी पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा सैड स्टोरीज में से एक है। आखिर इससे बुरा किसी के साथ और क्या ही हो जाएगा। खैर शोंगजुन वो पैसों का बैग लेके अपने बॉस के पास वापस आता है, जहाँ पे उसका बॉस डेंटिस्ट से अपने दांत ठीक करवाने के लिए आ रखा है। बॉस शोंगजुन को शाबाशी देता है, लेकिन शोंगजुन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता था? क्या पहले से पता होने की बात कर रहे हो तुम? यही कि तुम्हारा बाप एक दगाबाज था और तुम अपने ही बाप को मारने वाले हो। अगर मुझे पता भी था तो इससे क्या बदल जाता है,
मैंने काम पे वाराई ओनी को भेजा था, ना कि शोंगजुन बेक को। तो क्या तुम अब मुझसे बदला लेने की सोच रहे हो? लेकिन मुझे चाकू मारने से तुम जापानीज याकुजास को अपना दुश्मन बना लोगे, इसलिए फालतू के खून के रिश्ते की वजह से इतना ज्यादा इमोशनल मत बनो। तुम मरने के लिए अभी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन शोंगजुन डेंटिस्ट के हाथ से उसका टूल छीनता है और अपने बॉस के ऊपर चढ़ के घपाघप उसके ऊपर पेलते हुए कहता है, बॉस मैं ये करूंगा, मैं अपना बदला लूंगा। साथ ही में उसके बॉस के साथ जो दो टकले होते हैं वाराई ओनी उनको भी पेल देता है, क्योंकि शोंगजुन को अंदर से महसूस होता है अगर शोंगजुन ये बदला ना लेता तो वो बहुत ही ज्यादा निराशा के सागर में डूब जाता, जहाँ से कभी वापस ना आ पाता, क्योंकि उसने खुद अपने फादर की जान ली है धोखे से। हालांकि बदला लेके भी जो हुआ है उसके साथ वो बदल नहीं सकता, लेकिन कम से कम बदला लेके खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश तो कर सकता है। अपने बॉस को निपटाने के बाद वो अपने पेरेंट्स की कब्र के पास आके बैठ जाता है और मन में सोचता है इस दुनिया में कोई गॉड नहीं है। वैसे ज्यादातर लोगों को ये सोच के बाद में रिग्रेट होता है, क्योंकि बाद में उनकी लाइफ अच्छी होने लगती है। लेकिन शोंगजुन के साथ ये भी केस नहीं था। जब वो अपने बाइकर गैंग वाले अड्डे में वापस जाता है तो देखता है उसके सारे साथी वहाँ पे मरे पड़े हैं, क्योंकि जिस याकुजा बॉस को उसने मारा था उसके लोग अब शोंगजुन से बदला ले रहे हैं। शोंगजुन का एक वफादार बंदा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है कहता है, लगता है इस बार आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया बॉस, आपने तो साले कावागुची के बॉस को ही निपटा दिया। सच में वाराई ओनी आप महान हो, लेकिन चिंता मत करना, हम में से कोई भी आपको इस चीज के लिए नफरत नहीं करेगा। जब वो लोग हमें काट रहे थे हमें इस बात का कोई दुख नहीं। लेकिन बॉस मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूँ, प्लीज आगे अपनी जिंदगी में खुश रहना, अपने बड़े लक्ष्य बनाना और कामयाब होना। मैं चाहता हूँ वाराई ओनी अपनी जिंदगी में खुशी की वजह से स्माइल करे। हमारे लिए ये गर्व की बात थी आपके अंडर में काम करना। मरते मरते बेचारा शोंगजुन का ये लॉयल बंदा भी रोता है और शोंगजुन भी। और शोंगजुन तलवार उठा के पहुंच जाता है याकुजास के पास दोबारा से उनसे बदला लेने। हालांकि अब उसकी जिंदगी में उसके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए वो अंदर से चाहता है काश वो मर ही जाए। अगर ये याकुजास उसको मार भी देते हैं तो भी उसे कोई दुख नहीं, बट अपनी तरफ से पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ ये तलवारें चला देता है सारे याकुजास के ऊपर और एक एक करके सबको काट के रख देता है। इसका मतलब ये याकुजास काफी नहीं थे शोंगजुन को मारने के लिए। वो यहाँ पे मरना चाहता था तो भी मर नहीं पाया और सबको निपटा के फ्रस्ट्रेशन में काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। इसके बाद जैसे कुछ समय बीतता है शोंगजुन बन जाता है अल्कोहलिक, क्योंकि इस कदर गम में डूबा इंसान ज्यादातर शराब का ही सहारा लेता है। और घर में बैठे बैठे जब ये काफी सारे कैंस निपटा देता है बियर के तो दोबारा से बाहर जाता है और खरीदने, लेकिन वापस आते हुए देखता है उसका पूरा घर जल रहा है, यानी कि याकुजास ने अब भी अपना बदला लेना पूरा नहीं करा। इतने में ही एक याकुजा पीछे से शोंगजुन की कमर में चाकू मार देता है। शोंगजुन बियर की थैली उसके मुंह पे बजा के वहाँ से भाग जाता है और याकुजास अपनी तरफ से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शोंगजुन एक कचरे के ढेर में जाके लेट चुका है जहाँ पे उसको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। और उसको एक बात का रियलाइजेशन होता है कि बदला हमेशा बदले को जन्म देता है और ये बदला लेने का सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। अब तो पुलिस वालों ने भी शोंगजुन के नाम के पोस्टर छपवा दिए होते हैं कि इसको ढूंढ के लेके आओ, ये एक अपराधी है। इसलिए शोंगजुन की जिंदगी अब छुपने में और भागने में ही बीतने लगती है। पूरे दिन भर उसे पुलिस वालों से छुप के रहना पड़ता है और रात को याकुजास से छुप के रहना पड़ता है। भले ही अब उसके पास काफी सारा पैसा भी है, लेकिन छुपने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं बची। इससे सड़क किनारे बेघर लोगों की तरह पड़ा रहता है और वहीं पे कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है यामातो नाम का एक क्रिमिनल। वो जापान से भाग के कोरिया चला गया स्मगलिंग बोट के थ्रू, यानी कि एक ऐसी बोट जिसमें दिखाया ऐसा जाता है जैसे वो मछलियां लेके जा रही है, लेकिन असल में बात वो नहीं होती। इसलिए शोंगजुन सोचता है उसको भी वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। और जब शोंगजुन समुद्र किनारे पहुंचता है तो वहाँ पे एक सुनील शेट्टी जैसा इंसान दिखता है उसे, जो शोंगजुन को इशारा करके बुला के कहता है, ए, यहाँ आओ, तुम्हें कोरिया जाना है ना? तुम जरूर बहुत ही बेकार सिचुएशन में होंगे, लेकिन एक दिक्कत आ चुकी है। आजकल लोगों को इधर उधर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए जितने पैसे मैं बात करी थी मैंने उतने में तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, तुम्हें मुझे उससे ज्यादा देने होंगे। शोंगजुन पैसों से भरा बैग उसको दिखाता है और कहता है कि इतने काफी होंगे। हरामी ये पैसे देख के खुश हो जाता है और डील डन करता है और शोंगजुन को बताता है ये एक लंबी ट्रिप होने वाली है जिसमें तुम्हें काफी महीने भी लग सकते हैं। तुम बस बोट में वो करना जो वहाँ का कैप्टन तुम्हें कहेगा। शोंगजुन करता भी यही है, बोट में काम वगैरह करता है और शोंगजुन की ही तरह वहाँ पे और भी लोग आए हैं जो जापान से भाग के कोरिया जा रहे हैं, जैसे कि एक कंपनी का बॉस जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उधारी हो चुकी थी, एक हाउस वाइफ जिसको जुआ खेलने की लत लग गई थी और एक बार में काम करने वाली औरत जिसको मारने के लिए काफी लोग ढूंढ रहे हैं। यहाँ सारे वो लोग आए हैं जो अपने पास्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं। शोंगजुन भी यही चाहता है, इसलिए वो सारे काम करता है जो बोट में करने को कहे जाते हैं। लेकिन ये शोंगजुन के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प बात होती है कि बोट में ये एक ऐसी जगह में है समुद्र के बीच में जहाँ पे अगर कोई मर भी जाता है तो किसी को पता भी नहीं
नहीं चलेगा अगर उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया जाएगा। इसलिए बोट का स्टाफ बाकी लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा क्रूरता से पेश आ रहा होता है। जो लोग जापान छोड़ के जाना चाह रहे हैं ये लोग अब मार मार के उनसे काम करवाना स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके से ऐसा जता रहे होते हैं जैसे अपनी बोट में बैठा के इन्होंने उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। एक बंदा इन सबको मारते मारते कहता है, हमने तुम्हें बोट में आने दिया, इसलिए तुम्हें और ज्यादा मेहनत के साथ काम करना होगा। इस बोट का सिर्फ एक ही नियम है और वो है यहाँ पे सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहता है। सारे लोग तो जी सर कह के इसकी बात मान जाते हैं, लेकिन ताकतवर ही जिंदा रहता है जब ये बात शोंगजुन के कानों में पड़ती है तो बहुत ही एक्साइटेड होके कहता है, क्या सच में यहाँ पे वही सरवाइव करता है जो ताकतवर होता है? हाँ हरामजादे, आखिर तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? उम्मीद करता हूँ तूने जो कहा बाद में तो इस बात में पछताएगा नहीं। और शोंगजुन दोबारा से स्माइलिंग गॉब्लिन वाली औकात में आके इन सबके ऊपर टूट पड़ता है। किसी का मुंह फोड़ता है, किसी को जमीन में पटकता है, किसी को हवा में फेंकता है और बहुत ही इजीली पूरे स्टाफ का गेम बजा देता है। लेकिन इतने में ही बोट के ऊपर वाले माले से आता है बोट का कैप्टन और कहता है, तू किसी के क्रू को ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं मार सकता। क्योंकि कैप्टन ने यह बात कोरियन में कही है इसलिए शोंगजुन कहता है, क्या? मुझे ये नहीं पता था यहाँ पे एक कोरियन भी है। मैंने सुना यहाँ पे ताकतवर ही सरवाइव करता है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है कैप्टन? वेल, इस बारे में तुम गलत नहीं हो। क्या सच में? इसका मतलब इस बोट का अगला कैप्टन मैं बनने वाला हूँ। मुझे बस तेरा मार मार के कुत्ता बनाना है ना? लेकिन क्या तुझे पूरा विश्वास है तू मुझे मार सकता है? रुक जा बेटे, मैं नीचे ही आ रहा हूँ तेरे धागे खोलने। और ऑब्वियसली ये कैप्टन और कोई नहीं बल्कि है 244 यानी कि जिन्हो ली। और इसी टाइम पे जिन्हो और शोंगजुन की पहली बार मुलाकात हुई थी। जैसे ही इन दोनों के पंगे होना स्टार्ट होते हैं, शोंगजुन याद करता है आज तक उसने काफी सारे लोगों से पंगे करे हैं और काफी सारों को निपटाया भी है, जैसे कि बॉक्सर्स, म्यूथाई फाइटर्स, कैंडो मार्शल आर्ट वाले। लेकिन वो सारे के सारे शोंगजुन को कुछ खास नहीं लगे थे। लेकिन अभी जिस बंदे से शोंगजुन लड़ रहा है उससे फाइट करते ही उसे एहसास हो जाता है इसमें कुछ तो अलग है। शोंगजुन और जिन्हो दोनों ही लगातार एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं, लेकिन शोंगजुन जिन्हो को पकड़ के जमीन में पटक देता है। हालांकि वो जमीन में पटका नहीं जाता, अपने पैरों पे ही लैंड होता है और शोंगजुन की कमर पकड़ के उसको पीछे की तरफ पटक देता है। नीचे गिरने के बाद जब शोंगजुन इधर उधर हाथ मारता है उसके हाथ लगती है मछली पकड़ने वाली पैनी रॉड, जो कि वो जिन्हो के ऊपर दे मारता है। अगर जिन्हो पीछे ना होता तो उसका काम 25 था। बोट का स्टाफ भी ये देख के काफी हैरान होता है और शोंगजुन फाइट के दौरान समझ चुका है ये बंदा भी उसकी ही तरह है। इसने भी शोंगजुन की तरह जिंदगी और मौत को काफी ज्यादा करीब से देखा है और शोंगजुन को कुछ भी करके इसको जल्दी से निपटाना होगा, क्योंकि अगर शोंगजुन ऐसा नहीं कर पाया तो वो शोंगजुन को निपटा देगा। खैर शोंगजुन के हमले से बचने के बाद जिन्हो पीछे होके कहता है, आखिर तू लड़ने में इतना ज्यादा अच्छा कैसे है? शोंगजुन दोबारा से मछली पकड़ने वाले कांटे से इसको पकड़ते हुए कहता है, तू जानना चाहता है मैं इतना अच्छा कैसे लड़ सकता हूँ, लेकिन तुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तू मरने वाला है। पर जिन्हो इससे पहले ही गन निकाल चुका है और इसकी टांग में फायर करते हुए कहता है, मुझे लगता है तू गन की गोली से तो नहीं ही बच पाएगा। गोली पड़ने के बावजूद भी शोंगजुन के चेहरे में एक स्माइल है और उसके पीछे वाला बंदा शोंगजुन के रॉड मारने वाला है सर में, बट फिर भी शोंगजुन एक स्माइल के साथ कहता है, अबे ओए तू जीत गया। इसके थोड़ी देर बाद शोंगजुन को होश आता है और वो देखता है उसे एक जगह पे लेटाया गया है और जिन्हो उसी के बगल में है, इसलिए शोंगजुन गुस्से में उठ के कहता है, आखिर तू मेरे साथ क्या करने की सोच रहा है? तो तुझे होश आ गया, लेकिन तेरी एनर्जी अब भी खत्म नहीं हुई। लगता है होश में आते ही साथ तू मुझसे लड़ना चाहता है, लेकिन मैंने तेरी गोली निकाल के तेरी जान बचाई है ना? जब तू बेहोश था तो मैंने तेरे बारे में जानकारी खंगाली। तेरा नाम शोंगजुन बेक है और तूने अपने उस कोच को मार दिया जिसने तुझे वो बनाया जो तू आज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तूने तो कावागुची गैंग के बॉस को भी मारा है। तेरी ये बातें जान के ऐसा लग रहा है मुझे तेरा ऑटोग्राफ लेना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता तू शोंगजुन बेक है, AKA वॉर आई ओनी। लगता है गलती से मेरी बोर्ड में एक VIP गेस्ट आ चुका है। जिन्हो कमरे का दरवाजा लॉक कर चुका है और शोंगजुन इससे पूछता है, आखिर तुझे मुझसे क्या चाहिए? ज्यादा खुश नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ हम दोनों साथ में मिलकर काम करें। शोंगजुन इसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और क्योंकि ये एक अच्छा फाइटर है इसलिए बोट में अब इसको इज्जत मिल रही होती है बाकी के स्टाफ से। जब शोंगजुन के सामने स्टाफ सर झुकाता है तो वो कहता है, तुम्हें ये रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम कोई गैंगस्टर हो। जिन्हो ऊपर वाले माले से कहता है, वो लोग गैंगस्टर्स ही हैं, वो लोग हैं जिन्हें मैं अपने साथ यहाँ काम के लिए लेके आया हूँ। तो शोंगजुन, लगता है तुम्हें मेरी बोट में आए अभी 1 महीना पूरा हो चुका है ना? हाँ, तुमने सही कहा। तो फिर लगता है वक्त आ चुका है तुम्हें बताने का। तो शोंगजुन, तुम्हें क्या लगता है ये किस तरीके की बोट है? किस तरीके की बोट का मतलब?
ये एक स्मगलिंग बोट है, इसमें इधर उधर सामान ले जाया जाता है, इलीगल है ना। इतने में यहाँ का स्टाफ एक वेल मछली पकड़ता है, पर उसको पकड़ने के बाद वो आपस में बोलते हैं जल्दी करो, हम यहाँ पे मछली पकड़ने नहीं आए हैं। जिन्हो कहता है अगर हम तुझे मछली पकड़ने वाले या फिर छोटा मोटा सामान इधर उधर करने वाले लगते हैं तो लगता है हम लोगों का बेवकूफ बनाने में काफी अच्छे से कामयाब हुए हैं। आजा मेरे साथ आ, मैं तुझे बताता हूँ हम असल में करते क्या है। जिन्हो शोंगजुन को एक लैब जैसी जगह पे लेके आता है बोट में, जहाँ पे उसका स्टाफ ड्रग्स बना रहा है। शोंगजुन ये देख के हैरान है और जिनो कहता है इस जगह में असल में हम ड्रग्स बनाते हैं। मुझे यकीन है तेरे मन में काफी सारे सवाल होंगे, जैसे कि आखिर हम ये चीज बोट में क्यों बना रहे हैं। योंगजुन, जब कोई ड्रग्स बनाता है तुझे पता है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या होती है? क्या वो अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर अच्छी रेसिपी उसे बनाने की या फिर भरोसेमंद वर्कर्स? नहीं, इन सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज होती है और वो ये कि आखिर तुम वो चीज बना कहाँ पे रहे हो। ड्रग्स बनाते हुए एक बहुत ही बेकार सी स्मेल आती है और उसे स्मेल करके पुलिस वाले तुम्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये काम बोट में करते हैं इसलिए हमें उस चीज की चिंता नहीं, लेकिन समुद्री जीवों के लिए बुरा लगता है इसके लिए। कितनी अजीब बात है ना, ये मामूली सा दिखने वाला पाउडर 3 बिलियन वॉन पर केजी बिकता है, यानी कि डॉलर्स में 2.5 मिलियन डॉलर्स का 1 केजी। ये सब सुन के शोंगजुन कहता है आखिर तू मुझे क्यों ये बता रहा है? अगर मैंने इस बारे में किसी को बता दिया तो तेरी तो वाट लग जाएगी। देख, तुझे बताने की पहली वजह वो ये है कि अब तू और मैं एक ही तरफ हैं, और दूसरी वजह समुद्र में चीजें और इंसान बड़ी ही आसानी से गायब हो जाते हैं बेटे। यानी कि ये शोंगजुन को खुली धमकी है और जिन्हो जो कहता है वो कर भी सकता है। ये बात शोंगजुन को भी पता चल चुकी है। शोंगजुन जिन्हो से पूछता है तो इसको यहाँ पे बना तो लेता है, लेकिन लेके कैसे जाएगा? पकड़ा जाएगा। जिन्हो बताता है इसको क्लाइंट तक पहुँचाने के लिए हम इंसानी बैग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिंदा इंसान, जिन्हें ये पहले बिना चबाए चावल घोटना सिखाते हैं। जब ये इंसानी बैग ये सीख जाते हैं तो फिर इन्हें सुरक्षित तरीके से ड्रग पैक करके घुटवा दिया जाता है और अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ये लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं। जिन्हों कुछ महीने तक इनसे ये काम करवाएगा, इसके बाद इनको छोड़ देगा ताकि ये अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके एक नए देश में। जिन्हों का इतना ज्यादा खतरनाक प्लान देख के शोंगजुन अपने मन में कहता है सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। आज तक मैं काफी सारे लोगों से मिला, मैंने काफी सारे लोगों को भगवान के पास पहुंचाया, लेकिन इस बंदे को देख के मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ आखिर ये है क्या चीज। ये सोचते हुए जब ये जिन्हो के चेहरे में देख रहा होता है, जिन्हो कहता है क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे में कुछ लगा हुआ है? खैर, समुद्र में काफी ज्यादा महीने बिताने के बाद ये फाइनली एक शहर के किनारे अपनी बोट लगाते हैं और शोंगजुन और जिन्हो निकल पड़ते हैं शहर में वॉक करने। शोंगजुन को इतने टाइम बाद जमीन में कदम रख के अच्छा लग रहा है। जिन्हो शोंगजुन को बताता है सारे ड्रग्स उनके क्लाइंट्स तक पहुंच चुके हैं, इसलिए अब हमें ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं, इसलिए अगर तुझे यहाँ शहर से कुछ चाहिए तो तू ले ले। शोंगजुन कहता है बॉस, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? इसके बाद ये दोनों बैठ के ड्रिंक करते हैं। शोंगजुन अब भी सोच रहा होता है आखिर असल में ये है किस तरीके का इंसान, कि जिन्हो को पढ़ पाना लगभग नामुमकिन है। इनका जब ये प्रोग्राम चल रहा होता है, इतने में ही यहाँ पे जिन्हो का एक बंदा भाग के आता है और कहता है बॉस, ये एक इमरजेंसी है, हमारे क्रू को किसी ने मार मार के हरा दिया। आखिर तेरा इससे क्या मतलब है बे? दरअसल हमारे सारे बंदों ने एक बंदे से पंगे लिए थे और उस एक अकेले बंदे ने उन सबको हरा दिया। ये सुनते ही शोंगजुन अपनी जगह पे उठता है और कहता है मैं उसे देखता हूँ, लेकिन साथ ही साथ भागते हुए उस जगह पे जाते हुए अपने मन में भी कहता है काफी अजीब बात है, जिन्हो के क्रू वाले सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं। आखिर इतना ज्यादा याकुजास के जितना स्किल्ड बंदा कौन हो सकता है? अगर उन लोगों ने उससे पंगे लिए ही ना होते तो वो मार खाते ही ना। लेकिन काफी अजीब बात है, उस अकेले ने उन्हें हरा दिया। और जब शोंगजुन उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसके बंदों की खिंचाई हुई है, तो देखता है वहाँ पे एक अकेला बंदा खड़ा है जिसके हाथ में एक मुर्गे वाला मास्क है। उस बंदे की बैग देख के ही शोंगजुन को दबाव महसूस होने लगता है, और होता भी क्यों ना, क्योंकि वो है द लेजेंड, द मिथ, लेजेंड सैम डैक। सैम डैक ने घूम के उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहता है एक साथ काफी सारे बंदों से फाइट कैसे करी जाए? मुझे लगता है मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। ओए लौंडे, वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? तू मुझसे यहाँ पे लड़ने आया है ना? लेकिन शोंगजुन को जो अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है वो अपने फेस में उसे नहीं दिखा सकता, इसलिए कहता है काफी अजीब तरीके से स्माइल करते हुए क्या तुझे पूरा यकीन है तू मुझसे लड़ना चाहता है? लेकिन तुझे पता है मैं लोगों से बिना फाइट करे भी उनको निपटा देता हूँ। सैम डैक अपना मास्क पहन के इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है बहुत अच्छे, तो आजा चल कुछ मजे करते हैं। शोंगजुन जैसे ही इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पैर पे पड़ती है सेम काफ किक जो हॉबिन मारा करता है। और ये चीज याद करते हुए हमें प्रेजेंट टाइम वाले शोंगजुन की वॉइस ओवर आती है। वो दिखने का छोटा लेकिन एक बीस्ट था, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ जिस तरीके से उसने मुझे काफ किक मारी थी, उस वक्त काफ किक्स का इस्तेमाल कोई करता नहीं था। शायद ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हॉबिन, क्या तुझे फाइट करना किसी ने सिखाया है? क्योंकि तुम दोनों
काफी ज्यादा मिलते जुलते हो। उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर मैंने कई बार जिंदगी और मौत का सामना करा है फिर जाके मैं ऐसा बना, तो फिर आखिर उस बंदे ने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा होगा जो वो इतना खतरनाक है। शोंगजुन के काफ किक पड़ते ही वो सैम डैक के एक पंच मारता है जिसे सैम डैक इजीली डॉज कर लेता है, इसलिए शोंगजुन उसका मास्क ही पकड़ लेता है और कहता है ये काफी दिलचस्प है, मुझे भी फाइट करना काफी पसंद है। और सैम डैक के जैसे ही एक पंच मारता है तो सैम डैक उस पंच को अपने माथे में ले लेता है और कहता है हाउ टू गेट हिट विदाउट गेटिंग हर्ट, यानी कि दोबारा वही चीज जो फ्यूचर में हॉबिन करने वाला है। इसके बाद शोंगजुन एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है बट सैम डैक उसको डॉज करके इसके मुंह पे हल्का सा रैपट मार के इसको एक मुक्का मारने ही वाला होता है और कहता है ज्यादा हैरान मत हो क्योंकि मैंने तुझसे ज्यादा कठिन जिंदगी जी है। शोंगजुन गाली देता हुआ सैम डैक का हाथ पकड़ के उसको आगे की तरफ पटकने की कोशिश करता है बट सैम डैक अपनी पूरी बॉडी के साथ इसकी पीठ में ही चढ़ जाता है, जिस वजह से शोंगजुन अब पटकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सैम डैक कहता है सॉरी, मुझे कोरियन से मिलना अच्छा लगता है लेकिन माफ करना, मैं बच्चे को इंतजार नहीं करवा सकता। अब यहाँ पे सैम डैक किस बच्चे की बात कर रहा था ये हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद वो शोंगजुन के साथ कुछ ऐसा करता है कि शोंगजुन की बत्ती गुल हो जाती है। जब शोंगजुन को होश आता है तो वो काफी हैरान होता है, लेकिन गुस्सा नहीं बल्कि उसके चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो किसी से हार रहा था। जिन्हो के लोग शोंगजुन को उठा के बोट में ले आए हैं। जिन्हो कहता है तो तुझे होश आ गया, मैं पहली बार तुझे किसी से हारते हुए देख रहा हूँ। मुझे क्रू के बंदों को बोलना पड़ा तुझे उठा के अंदर लाने के लिए क्योंकि तू बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे तो लगा था तू दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है। माफ करना, मैं ऐसा कुछ दोबारा नहीं होने दूंगा। जिन्हो यहाँ से जाते हुए कहता है सही कहा, तुझे दोबारा ऐसे होने देना भी नहीं चाहिए। शोंगजुन हैरान होता है कि आखिर ये यहाँ से बस ऐसे ही कैसे चला गया, ये तो मुझे इस्तेमाल करना चाहता होगा ना, और मैं हार गया, इसने मुझे कुछ और नहीं कहा। इतने में ही इनके एक स्टाफ का बंदा दरवाजा खोल के शोंगजुन को कहता है तुम्हें होश आ गया? क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? ना, मुझे भूख नहीं है। क्या तुमसे मिलने कैप्टन आए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? दरअसल ये देख के मुझे तुमसे जलन हो रही है क्योंकि मुझे पता है कैप्टन किस तरीके के इंसान है। मैंने उनके अंदर काफी सालों तक काम करा है, मुझे तो लगा था उनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, लेकिन मैं ये देख के हैरान हो गया जब उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें उठा के हम बोट के अंदर रख दें। मैं पहली बार उन्हें इस तरीके से किसी की चिंता करते हुए देख रहा हूँ। लगता है उन्हें तुम्हारी परवाह है। इसी तरीके से इनको बोट में और ज्यादा वक्त बीतता है और शोंगजुन अब यहाँ पे काफी बढ़िया सुशी बनाना सीख चुका है, जिससे सारे स्टाफ मेंबर काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं। और जिस स्टाफ के बंदे ने शोंगजुन को सुशी बनाना सिखाई थी, शोंगजुन उससे भी बेटर हो चुका है क्योंकि बोट में करने के लिए शोंगजुन के पास कोई ज्यादा काम नहीं था, इसलिए वो यही करता था बोट में। जब शोंगजुन स्टाफ वालों को सुशी खिला रहा था, अचानक से यहाँ पे जिनो आता है और शोंगजुन के माथे में गन लगा देता है। किसी को भी समझ नहीं आता आखिर जिन्हो को क्या हुआ अचानक से, पर जिन्हो उसके माथे से गन हटा लेता है और कहता है अबे सालो, इतनी टेस्टी चीज तुम मेरे बिना क्यों खा रहे हो? यानी कि जिनो बस मस्ती ले रहा था। इसके कुछ दिन बाद ये लोग कोरियन टेरिटरी के इलाके में पहुंच जाते हैं। जिन्हो शोंगजुन से पूछता है तो कोरिया जाके क्या करने की सोच रहा है? शोंगजुन जवाब देता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का। मुझे लगता है मेरे अंदर खाना बनाने का टैलेंट है क्योंकि मैं काफी पहले से चाकू का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। तो तू एक सुशी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है ना? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये मत कर, तुझे मेरे लिए काम करना चाहिए क्योंकि तेरे अंदर स्किल्स हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये बोट? ठीक है, मैं ये बोट तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन में। तुझे वो इंसान बनना पड़ेगा जो मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है तू समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। वैसे एक बात बता, तू मेरे साथ इतना फॉर्मली बात करना कब बंद करेगा? तुझे बार बार मुझे कैप्टन बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं तुमसे कैजुअली बात कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कैजुअली बात करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन होने लग जाएगा, और मैं यकीन सिर्फ उसी के ऊपर करना चाहता हूँ जिसे मैं फ्यूचर में अपना दोस्त बनाऊंगा। शोंगजुन का साफ मतलब है उसे जिन्हो के ऊपर यकीन नहीं। इतने में ही एक बंदा आके कहता है हम कोरिया तक पहुँच ही गए हैं लगभग, और जो वहाँ पे कोरियन गार्ड्स होंगे जिन्हो का उनसे मिलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उनसे सेटिंग करे बिना वो कोरिया में एंटर नहीं कर सकते। और वादे के मुताबिक जिन्हो ने जितने भी ह्यूमन बैग्स बना रखे थे जिनकी बॉडी के अंदर वो ड्रग सप्लाई किया करता था, उनको भी आजाद करने का वक्त आ चुका है। वो भी कोरिया में आजादी से जिएंगे। सारे के सारे ह्यूमन बैग्स इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे। जिन्हो उन सबको कहता है तो सारे लोग यहाँ पे आ चुके हो, कोस्ट गार्ड से हमारी मुलाकात जल्दी होगी, लेकिन मैंने उनकी जेबें पैसों से पहले ही भर दी है, इसलिए तुम में से किसी को डरने की जरूरत नहीं कि वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम सब के सब अब कोरिया की समुद्री सीमा में हो। मुझे खुशी है मैं तुम सबसे अपना वादा निभा पाया। मैंने तुम्हें कोरिया में लाने का वादा करा था, ये नहीं कि तुम वहाँ की जमीन में कदम रख पाओगे। जिन्हो के इतना कहते ही उसके सारे बंदे सारे ह्यूमन बैग्स को पीछे से पकड़ के निपटा देते हैं और उनकी बॉडीज को भारी पत्थर बांध के समुद्र में फेंक देते हैं। शोंगजुन ये सब देख के हैरान है और जिन्हो कहता है
है। यह इस चीज का इन लोगों को मेरी बोट में बैठते हुए बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। क्या इन्होंने इसके बारे में खुद से सवाल नहीं पूछा? वैसे भी ये काफी ज्यादा अजीब हो जाता इन लोगों को अपने साथ काम करवा के, जब इन्हें मेरे बारे में सब पता है। ऐसे में मैं इन्हें कोरिया की जमीन में कदम रखने देता। लेकिन चलो, कम से कम ये लोग कोरिया के पानी में ही मरे हैं, जहाँ जाने के लिए इतना ज्यादा बेचैन थे। वैसे शोंगजुन, तू क्या सोच रहा है आगे करने का? शोंगजुन को इतना कहते ही ये शोंगजुन के पेट में भी चाकू मार देता है। ये चाकू शोंगजुन के लग तो गया था, लेकिन उसने अपने एक हाथ से उसको पूरा घुटने से रोक लिया है और एक स्माइल के साथ कहता है, हरामजादे कैप्टन, इसीलिए मैं तुझसे फॉर्मेलिटीज करना नहीं छोड़ रहा था। शोंगजुन, लेकिन तू यहाँ से जाएगा कहाँ? यहाँ पे मैं चाकू लेके खड़ा हूँ और आगे जाएगा तो वहाँ तुझे कोस्ट गार्ड्स मिलेंगे। क्या तू ऐसे में यहाँ से जिंदा बच के निकल सकता है? हरामजादे, अपनी आंखों से देख मैं कैसे यहाँ से जिंदा बच के निकलूंगा। ये कह के शोंगजुन बोट से पानी में कूद जाता है। जिन्हो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड अंदाज में कहता है, मैं तो चाहता था ये मुझसे अपनी जान की भीख मांगे, लेकिन मुझे पता है इसको भी ये बात पता होगी, इसलिए ये यहाँ से भाग गया। कैप्टन, कोस्ट गार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। क्या ऐसी बात है? तो चलो उनसे मिलते हैं। लेकिन क्या आप शोंगजुन को ऐसे ही जाने दोगे? आखिर मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ? शोंगजुन कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं पकड़ना भी चाहूँ तो भी नहीं पकड़ सकता। खैर, जिन्हो तो शोंगजुन को नहीं पकड़ता, लेकिन शोंगजुन तैर के कोरिया की जमीन की तरफ ही गया था और ऐसे इल्लीगली कोई भी किसी देश में एंटर नहीं कर सकता। इसलिए कोरियन कोस्ट गार्ड्स शोंगजुन को पकड़ के जुवेनाइल सेंटर में भेज देते हैं। वहाँ का जेलर शोंगजुन का इंट्रोडक्शन करवाता है बाकी के कैदियों से। शोंगजुन काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि ये दूसरी कंट्री है और ये कैदी उसको देख के काफी खुश नहीं होते और कहते हैं गुस्से में, तू गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे घुस आया? हरामजादे, तेरा आईडी नंबर क्या है? लेकिन शोंगजुन के लिए ये सब नया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भी वही सिद्धांत काम करता है, ताकत ही सब कुछ है। इसलिए शोंगजुन बिना समय गवाए इन सबका कुत्ता बना देता है। लेकिन ये लोग भी जैसे तैसे शोंगजुन की बॉडी में 2 टूथब्रश घोपने में कामयाब होते हैं। इसके बाद जब जेल के लॉन्डो से उसे कोई दिक्कत नहीं रहती तो एक जगह में बैठ के अपने पास्ट के बारे में सोचता है और हमें फ्यूचर वाले शोंगजुन की वॉइस ओवर आती है। मैंने उस वक्त सोच लिया था मैं सब कुछ शुरू से शुरू करूंगा, क्योंकि उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी दूसरों से इस्तेमाल होके ही बिताई थी। मुझे एहसास हो गया था मेरे साथ वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे नहीं पता था ये दुनिया काम कैसे करती है। इसके बाद मैंने जेल के अंदर ही काफी सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा। मैं जितनी बुक्स पढ़ के उन्हें याद कर सकता था मैंने वो सारी कर ली। मैंने इतिहास से लेके स्टॉक्स तक सब कुछ पढ़ा और मुझे एहसास हुआ मैं अब तक अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मुझे समझ आने लगा था ये दुनिया काम कैसे करती है। लेकिन जेल की एक क्लास के दौरान मुझे कुछ नया मिला। दरअसल एक कैदी कंप्यूटर में यूट्यूब चला रहा था। शोंगजुन उससे पूछता है आखिर ये क्या है? वो यही बताता है ये यूट्यूब है, यहाँ पे लोग वीडियो अपलोड करते हैं और लोग इसे टीवी की तरह देखते हैं। लेकिन कैदी को यूट्यूब का फ्यूचर कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर लोगों को कुछ देखना ही है तो वो टीवी में भी तो देख सकते हैं, तो यूट्यूब क्यों ही चलेगा। पर शोंगजुन की आंखें यूट्यूब को देख के चमक चुकी थी। उसे पता चल चुका है यही भविष्य है। इसलिए उसने जेल में बैठे बैठे ही पूरा प्लान बना लिया, जब वो बाहर आएगा तो अपना यूट्यूब करियर कैसे स्टार्ट करेगा ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सके और दोबारा कोई उसका फायदा न उठा सके। लेकिन एक दिन वो जेल में देखता है नए कैदी को जिसको सब मिलके मार रहे हैं, और वो था वैंगक। वैंगक को मार खाता देख शोंगजुन वहाँ पे आके उन सबको कहता है तुम सब आखिर ये क्या कर रहे हो? तुम सबको अभी कुछ और काम करना चाहिए। वैंगक की आंखों का खालीपन देख के शोंगजुन को कहीं ना कहीं उसके ऊपर दया आने लगती है। इसलिए वो वैंगक को कहता है क्या तू इस दुनिया में सरवाइव करना चाहता है? क्या तू चाहता है मैं तुझे ये सिखाऊं? इसके बाद शोंगजुन वैंगक को थोड़ा बहुत ज्ञान देता है, जैसे कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। इसलिए तुझे सरवाइव करने के लिए ताकतवर बन के लोगों को गिराना ही पड़ेगा, उन्हें हराना ही पड़ेगा। और वैंगक ने ये बात सीरियसली ले ली थी, क्योंकि इसके बाद जो कैदी उसे मारा करते थे वैंगक ने भी उनका कुत्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। शोंगजुन इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है जब जेल से बाहर आएगा तो मुझसे आके मिलियो, क्योंकि शोंगजुन को साफ नजर आ रहा था शोंगजुन के सपने पूरे करने में ये इसके काम आ सकता है। और वैंगक से काफी टाइम पहले ही शोंगजुन जेल से आजाद हो जाता है। लेकिन अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करने से पहले उसके मन में काफी सारे सवाल दौड़ते हैं कि आखिर ये स्टार्ट करने का सही तरीका मेरे पास है या फिर नहीं। कहीं मैं पैसे कमाने के चक्कर में दोबारा से उन हालातों में ना फंस जाऊं जैसे पहले था। वैसे भी पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, तो क्या दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो उस कागज के टुकड़े से ज्यादा ताकतवर है? उसे जवाब मिला पैसे से ज्यादा ताकतवर है पावर। भले ही पैसे से पावर आती है, लेकिन पावर पैसा नहीं है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जिन्हो जब एक सुबह जॉगिंग कर रहा था। शोंगजुन अचानक से उसके पीछे से आके उसकी कमर में चाकू मार के कहता है इस दुनिया में ऐसे 2 लोग हैं जिनको मैं कभी माफ नहीं करता। पहले वो जो मुझे चाकू मारने की कोशिश करते हैं, दूसरे वो जो मुझे चाकू मार देते हैं। काफी समय बाद मिल रहा है कैप्टन। कमर में चाकू खाने के बावजूद
ये शोंगजुन के लात मार के उसको पीछे फेंक देता है और कहता है, हेलो बोलने की जगह तो मेरे चाकू मार रहा है। लगता है तेरी जड़ें जो याकुजा से जुड़ी हैं हमेशा वैसी ही रहेंगी। मैंने सुना तो था तू जेल से आजाद हो चुका है, लेकिन पर शोंगजुन अचानक से इसके सामने अपना सर झुका के कहता है, प्लीज मुझे अपने साथ मिला लो। मैंने काफी ज्यादा पढ़ा है और अब मुझे समझ आने लगा है कि ये दुनिया काम कैसे करती है। पहले मुझे लगता था ये दुनिया पैसे के आसपास घूमती है, लेकिन ये सच नहीं है। इसलिए मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ ऐसा हासिल करना चाहता हूँ जो पैसे से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और पैसे से ज्यादा जरूरी क्या है? कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ पावर की। देख शोंगजुन, हम दोनों के दोनों इतने बड़े हरामी हैं कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, और ना ही आगे चल के हम में से कोई बदलने वाला है। इसलिए अगर हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम में से किसी एक का मरना तय है। ये जानने के बावजूद भी तू मेरे साथ काम करना चाहता है? क्योंकि दोनों को ये बात पता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद जिन्हो शोंगजुन को टेसन जू से मिलाता है, यानी कि पॉलिटिशियन। खाने के टेबल में टेसन जू जिन्हो से कहता है, तो तुमने अपना नया सक्सेसर ढूंढ लिया? हाँ, ये सुन के उससे ज्यादा बड़ी बात लग रही है जितनी है भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ इसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने में काम में लगा दूं, और इसीलिए शोंगजुन खोलता है XJ कंपनी, ताकि टेसन जू की पॉलिटिक पार्टी को ये काला पैसा दे सके व्हाइट करके। बट क्योंकि शोंगजुन काफी ज्यादा सियाना है, इसलिए टेसन कहता है, लेकिन एक बात बता दूं, हमें चालाक लोग पसंद नहीं। जिन्हो बताता है ये इसलिए हमारे साथ काम कर रहा है क्योंकि इसे पावर चाहिए। टेसन बोलता है पावर मिल जाएगी, बस हमारे साथ काम करता रहे। और इसी तरीके से शुरुआत होती है शोंगजुन के यूट्यूब चैनल की। इसके बाद हॉबिन शोंगजुन की लाइफ में आता है, उसकी गैंग को, उसकी कंपनी को टारगेट करता है, और उसके आगे जो कुछ भी हुआ हम अब तक देखते आ रहे हैं पिछले चैप्टर्स में। और कमाल की बात है, अब तक की जितनी भी शोंगजुन की बैक स्टोरी थी, ये सारी की सारी प्रेजेंट टाइम में शोंगजुन हॉबिन को ही सुना रहा था। लेकिन शोंगजुन को तो जिन्हो का एक बंदा गोली मारने वाला था ना, तो मुझे लगता है शोंगजुन वहाँ से भाग गया होगा, लेकिन उसके पेट से खून निकल रहा है। अब यहाँ पे गोली लगी है या चाकू, ये ठीक से नहीं पता। बस शोंगजुन मरने की हालत में है और हॉबिन अब तक सारी कहानी सुन रहा था। काफी ज्यादा बारिश हो रही है और शोंगजुन अब भी हॉबिन को कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुझे कहा था अब से हम दोस्त हैं, तो हम दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं, है ना? लेकिन शोंगजुन की सारी कहानी सुन के हॉबिन बहुत ज्यादा रोने लगता है। शोंगजुन कहता है, हॉबिन, मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुझे पता कैसे चला मैं तुझे कहाँ मिलूंगा? तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये जगह खतरनाक है, इसलिए यहाँ से चले जा। शोंगजुन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने जो करा वो गलत था। तुम्हें लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए थी। अगर हर कोई ऐसा करके बच जाएगा तो सब यही सोचेंगे कि उनके लिए भी किसी को मार देना बिल्कुल सही है। शोंगजुन हॉबिन के सर पे हाथ रख के उसका सर अपने सीने से लगा के कहता है, हॉबिन, मुझे लगा था तू बच्चा है, लेकिन तू मुझसे ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसे जाने दे। मैंने कहा बच्चे को जाने दे। और ये बात शोंगजुन उस गैंगस्टर को बोल रहा है जो इनके बगल में वापस से आके खड़ा हो चुका है, बंदूक वाला। गैंगस्टर कहता है, बातचीत खत्म हो चुकी हो तो मरने का वक्त आ चुका है। पर शोंगजुन मरते मरते भी बहुत गुस्से में कहता है, मैंने तुझे कहा बच्चे को छोड़ दे, क्योंकि अगर तूने बच्चे को कुछ करा तो मरने के बाद भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर ये हॉबिन के सर के ऊपर गन लगा के कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ सकता। वैसे भी जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी होती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मतलब सच में यार, इस मानवा की स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है। और इसी तरीके की एक्सप्लेनेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके की एक्सप्लेनेशंस आपको मुश्किल से ही कहीं मिलेंगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को सपोर्ट करो। गुड बाय।